Hello, dear students. So now we will continue with the chapter water today. So in water, we understood a lot of properties of water yesterday. So now we will continue with some more properties of water. So let's understand here. Solvent properties of water are linked to its role as a medium for metabolism and for transport in plants and animals. So water acts as a solvent. Now let's understand what is a solvent. So when a substance in which the other, you can say, the molecules which are called as solutes can be mixed is called as a solvent. So solvent is basically a pure, you can say, a material in which other solid form or other liquid form of molecules can be mixed, so that acts as a solvent. So the liquid is the solvent and the separated particles are called solute. So separated particles are solute. That means, like for example, if I mix, this is pure water, okay, and if I mix, what if I mix, suppose, a sugar cube in this water, so this will act as a solute, okay. So the sugar cube will be a solute and this water will be a solvent. And when both of them will mix, so basically solvent plus solute, they will together, after combining, they both together will be called as a solution. ओके, सो वाटर एक सोल्यूशन की तरह, एक मीडियम की तरह एक्चुअली एक्ट करता है फॉर डिफरेंट सोल्यूट्स. हमारा ब्लड जो है उसके अंदर बहुत सारे तरह के दूसरे मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स मिक्स्ड होते हैं. सो जो ब्लड है इट इज़ जस्ट लाइक अ सोल्यूशन, और जिसके अंदर जो सॉल्वेंट है वो क्या है, बेसिकली वाटर है. सो ब्लड में भी, या जो हमारा सेल का साइटोप्लाज्म है उसके अंदर, सो जो लिविंग सेल्स हैं उनके अंदर वाटर जो है वो एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है, जिसके अंदर जितने भी और मॉलिक्यूल्स हैं वो सबके सब फ्रीली सस्पेंडेड हैं, जिससे कि ट्रांसपोर्ट पॉसिबल हो पाता है, राइट. सो और जो जितने भी तरह के ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, चाहे प्लांट्स में चाहे एनिमल्स में, दैट इज बीइंग पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट which acts as a medium for transportation, and it also provides space for metabolic reactions to happen, जहाँ पर metabolic reactions हो सकते हैं, राइट. डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में इंट्रैक्शन हो पाता है बिकॉज वहाँ पे एक मीडियम जो है वाटर वाला सॉल्वेंट वहाँ पे प्रेजेंट है. तो वाटर, द मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज अ सोल्यूशन. नाउ जस्ट अ मिनट. ओके, वाटर हैज़ इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज. द पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो हमने कल अच्छे से समझा था व्हाट इज द पोलर नेचर ऑफ वाटर. वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन एटम्स हैं जिनके ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है. सो उसके अंदर एक पॉजिटिव पोल भी है, और जो ऑक्सीजन का एटम है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है. सो इसी तरह से वाटर के एक ही मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के चार्जेस प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से हम उसको एक पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं. सो एक पोलर मॉलिक्यूल होने की वजह से ये दोनों तरह के मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट कर सकता है, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हो या फिर दूसरे मॉलिक्यूल्स हो या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड हो, दोनों के साथ में इंटरेक्ट करने की कैपेसिटी रखता है वाटर. सो वाटर इज पार्शियली नेगेटिव ऑक्सीजन पोल. जो इसका वाटर का पार्शियली नेगेटिव ऑक्सीजन पोल है वो किससे अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, एंड इट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन पोल. तो वाटर का जो पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन पोल है इट इज अट्रैक्टेड टू नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस. सो बोथ डिजॉल्व. इसी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के आयंस वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाएंगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वाटर के अंदर डिजॉल्व कर रही हूँ NaCl को, ठीक है. सो वाटर कैसा है, पोलार है. NaCl जैसे ही वाटर से इंटरेक्ट करेगा वैसे ही ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, इसके बीच में जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा, और ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, Na प्लस एंड Cl माइनस. नाउ जो Na प्लस है, तो प्लस होने की वजह से लेट्स अंडरस्टैंड हियर Na प्लस एंड Cl माइनस. सो अब वाटर मॉलिक्यूल जो है इसके साथ में इंटरेक्ट करेंगे किस तरह से, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड सोडियम है उसकी तरफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ओरिएंट रहेंगे, और जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं वो इससे दूर रहेंगे. सो दिस इज हाउ वाटर विल सराउंड दिस सोडियम. ओके, so this is how the
Sodium molecule will be surrounded by these oxygen molecules which are basically partially negatively charged. So ये मैंने एक स्पेस में दिखाए हैं, ऊपर नीचे और भी मॉलिक्यूल्स होंगे, लाइक दीज आर ऑन द साइड्स एंड अप अबव वन एंड बिलो वन. So that ways the sodium ion will be totally covered with the oxygen, negatively charged oxygen molecule. Similarly, chloride here is negatively charged ion, so it has a lot of negative charge, because ये ion है, इसके पास partial charge नहीं है, इसके पास complete charge है, right? So here the hydrogen of water जिनके पास में partial पॉजिटिव चार्ज है वो इसको सराउंड करेंगे. सो यहाँ पर जो पर्टिकुलर इसका इंट्रैक्शन है वाटर के साथ में वो इस तरह से होगा. सो हाइड्रोजन्स will come close to it and the oxygen molecule will stay away because the hydrogens are positively charged. So this is how the chloride ions will also be covered. Now जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, सो वी कैन से कि अगर ये क्लोराइड है तो यहाँ पर कहीं पर यू कैन से कि जो सोडियम है वो इस जगह आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, उसी तरह एक ऑक्सीजन और यहाँ आ जाएगा. सो इसी तरह से क्लोराइड और सोडियम के जो आयंस हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. इस तरफ भी ऑक्सीजन्स हैं बाहर की तरफ, सो यहाँ पर एक सोडियम आ सकता है और फिर इसके आगे जाकर के वापस एक क्लोराइड आ जाएगा. तो इस तरह से पूरा एक यू कैन से एक तरह से कांस्टेंट मेम्ब्रेन टाइप या एक कांस्टेंट यू कैन से पैटर्न दिखाई देगा जिसमें कि सोडियम और क्लोराइड के जो आयंस हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स. और यहाँ पर बिकॉज ऑफ द पोलर चार्ज ऑफ वाटर दीज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस विल बी डिजॉल्व इन द वाटर. सो जो भी मॉलिक्यूल्स वाटर में डिजॉल्व होते हैं उसका रीजन वही है क्योंकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ड्यू टू द चार्जेस. ओके, सो वाटर फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद पोलर मॉलिक्यूल्स. सो वाटर क्या बनाता है, इन पोलर जो दूसरे पोलर मॉलिक्यूल्स है उनके साथ भी तो वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेता है और आयंस को बेसिकली ये कवर कर लेता है इस तरह से जैसे अभी हमने समझा है. ओके, ऑल सब्सटेंसेस दैट डिसॉल्व इन वाटर आर हाइड्रोफिलिक. जो भी वाटर लविंग मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी तरह के मॉलिक्यूल्स वाटर के अंदर डिसॉल्व हो रहे हैं, दे ऑल विल बी कॉल्ड एज हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग. ठीक है, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. इस तरह के कौन कौन से बेसिकली सब्सटेंसेस हैं हाइड्रोफिलिक जो होंगे. सो जस्ट वी अंडरस्टूड, एक तो जो चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, या फिर जो पोलार मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर पार्शियल चार्जेस भी हैं वो बहुत इजीली वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे. सो ग्लूकोज एंड पार्टिकल्स विद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सच एज सोडियम एंड क्लोराइड आयंस, दे इजीली गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर. The term hydrophilic is used to describe substances that are chemically attracted to water. So basically they are chemically attracted to water. Substances that water adheres to but does not dissolve. कुछ इस तरह के भी substances होंगे जिनसे कि water adhere करेगा. So adhesion हमने कल समझा था, कोई भी solid surface पे अगर water जा करके और hydrogen bonds बना रहा है तो उसको adhesion कहेंगे. Cohesion होता है water molecules के बीच में. तो जैसे सेल्यूलोज फाइबर्स होते हैं, जैसे हमने कल जाइलम वेसल्स पढ़े थे, जाइलम वेसल्स सराउंडेड रहते हैं सेल्यूलोज फाइबर्स से बनते हैं. सो यहाँ पर क्या होगा, एडहेशन होगा, बट सेल्यूलोज को भी हम हाइड्रोफिलिक ही बोलेंगे बिकॉज वाटर उसको अट्रैक्ट कर रहा है. ओके, अदर सब्सटेंसेस आर हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफोबिक मतलब कि फोबिया, वी कैन से फोबिया इज गोइंग अवे, जो वाटर से दूर रहना चाहते हैं. सो दीज सब्सटेंसेस आर not repelled by water, they simply are not attracted by it. So इसका मतलब ये नहीं है कि वो repel कर रहा है water उनको. So they are basically water fearing, जैसे इसको water loving हम कह रहे थे, उसी तरह जो hydrophobic है वो water fearing है, hydrophilic water loving है. So यहाँ पे basically ऐसा नहीं है कि कुछ repulsion हो रहा है लेकिन कोई attraction भी नहीं है. So that is why सो दे आर मोर अट्रैक्टेड टू ईच अदर. हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस जो हैं वो हाइड्रोफोबिक की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और वाटर से उनका इंट्रैक्शन नहीं होगा. सो दे विल ट्राई कि ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस के साथ में वो इंट्रैक्ट कर सके बिकॉज वाटर के साथ इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है. सो दीज मॉलिक्यूल्स हैव हाइड्रोफोबिक इफ दे आर नॉन पोलर एंड दे डू नॉट हैव नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस. सो इस तरह की मॉलिक्यूल जिन पे या तो कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं है
या फिर वो हाइड्रोफोबिक हैं या नॉन पोलार हैं, जिनके अंदर किसी भी तरह के पार्शियल चार्जेस भी नहीं हैं, वो सब की सब सब्सटेंसेस क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। सो दे आर बेसिकली इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि किसी भी तरह का कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड या कोई भी और जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो काम नहीं कर रही है। ऑल्दो ये दूसरे सॉल्वेंट्स के अंदर डिजोल्व हो सकते हैं, जैसे कि प्रोपेनॉन, एसीटोन, जो कि खुद भी कैसा है, नॉन पोलार है। सो दे इट इटसेल्फ इज हाइड्रोफोबिक। सो हाइड्रोफोबिक जो पर्टिकुलर सोल्यूट्स होंगे, उनके लिए किस तरह का सॉल्वेंट चाहिए, उनके लिए हाइड्रोफोबिक वाला ही सॉल्वेंट चाहिए, उसके अंदर वो ज़्यादा इजीली डिजोल्व हो जाएंगे। सो ऑल लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक इंक्लूडिंग फैट्स एंड ऑयल्स। सो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम फैट्स या ऑयल्स का जो पर्टिकुलर वी कैन से जो सॉल्वेंट्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, या प्रोपेनॉन, एसीटोन, इस तरह के सॉल्वेंट्स यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इसका समरी क्या हुआ कि वाटर काफ़ी अच्छा एक सॉल्वेंट है, इनफैक्ट लिविंग सेल्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन अगर देखा जाए तो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट नहीं है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट वो होगा जिसमें सब कुछ मिक्स हो जाए, चाहे हाइड्रोफिलिक है चाहे हाइड्रोफोबिक है, बट दैट इज़ नॉट द केस विद वाटर। बट स्टिल मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल जो कि हमारी लाइफ की एक्टिविटीज़ में इंपॉर्टेंट है, उनमें से काफ़ी सारे हैं जो कि हाइड्रोफिलिक हैं, एंड जिनके अंदर बेसिकली जो पर्टिकुलर रिएक्शंस हैं, जो भी मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी, वो फुलफिल हो सकती हैं बाय यूजिंग वाटर एज अ सॉल्वेंट हियर। सो वाटर में डिजॉल्व डिफरेंट सब्सटेंसेस, इट इज़ नॉट एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट। काफ़ी सारे सब्सटेंसेस इसमें डिजॉल्व नहीं होते हैं। वाटर सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज अलाउ टू यूज एज अ मीडियम फॉर मेटाबॉलिज्म एंड ट्रांसपोर्ट। तो वाटर की जो सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज हैं, इसकी वजह से जो सेल्स हैं, लिविंग सेल्स, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म और ट्रांसपोर्ट पॉसिबल हो पाता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड मेटाबॉलिज्म एंड ट्रांसपोर्ट। सो मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म वो पर्टिकुलर रिएक्शन है या वो एक्टिविटी है एक सेल के अंदर, जिससे कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन भी होता है और उनका ब्रेक डाउन भी होता है। सो बेसिकली कैटाबॉलिज्म क्या होता है? दो तरह के मेटाबॉलिज्म हो सकते हैं। वन कैन बी, सो मेटाबॉलिज्म के दो मतलब हो सकते हैं। ओके, वन इज एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब हो गया फॉर्मेशन ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स विच आर बेसिकली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन इज एनाबॉलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट इज कैटाबॉलिज्म। सो कैटाबॉलिज्म का मतलब है ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का जो पर्टिकुलर मेटाबॉलिज्म हम पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है, ग्लूकोज का जो है ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन से अल्टीमेटली एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और इस ग्लूकोज से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और साथ में एनर्जी मिलती है सेल को। सो दिस इज बेसिकली कैटाबॉलिज्म। ओके, एनाबॉलिज्म में जैसे हो गया फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, इन सब का जो प्रोडक्शन है, जो सिंथेसिस है, वो भी सेल्स के अंदर ही होता है। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, सो ये सब का जो फॉर्मेशन होता है, दैट कम्स अंडर एनाबॉलिज्म। ओके, सो नाउ मेटाबॉलिज्म के अंदर साइटोप्लाज्म क्या है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर की तरह काम करता है, जिसमें सारे के सारे जो सब्सटेंसेज हैं किसी सेल के अंदर प्रेजेंट, दे ऑल आर डिजॉल्व्ड इन इट। इट इज एन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस क्यों बोलते हैं हम इसको? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट। इसी वजह से साइटोप्लाज्म को एक्वस कहा जाता है। एक्वस जहां भी होगा, इसका मतलब वहां पे सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। So the solutes in the aqueous solution can move around and interact. So क्योंकि freely suspended हैं, so suppose ये एक सेल है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, और साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स, उन एंजाइम के सबस्ट्रेट्स और भी बहुत तरह के मॉलिक्यूल्स, और उसके अलावा जो ऑर्गेनेल्स हैं, वो सब के सब क्या है, फ्रीली सस्पेंडेड हैं। सो अब ये जो फ्रीली सस्पेंडेड मॉलिक्यूल्स हैं, जो एंजाइम्स हैं, उनके सबस्ट्रेट्स हैं या जो ऑर्गेनेल्स हैं, ये आपस में इंटरेक्ट करके ही नए मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस करवाते हैं, या फिर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका ब्रेक डाउन होता है। सो इसी वजह से
इन सबको एक मीडियम मिला हुआ है कि जिससे ये पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज ये अगर एक एंजाइम है और ये इसका एक सबस्ट्रेट है, तो ये सबस्ट्रेट धीरे धीरे मूव करते हुए अपने एंजाइम के पास जाएगा, एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा, और फिर ये जो सबस्ट्रेट है फाइनली इस एंजाइम की हेल्प से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट बनके यहाँ से रिलीज हो जाएगा. So this is how the water is actually providing the medium for metabolism to take place. So the solutes in this solution aqueous solution can move around and interact. So this is a very important property because of which the metabolic activities are being possible to happen or to take place. Dissolved enzymes catalyze different specific chemical reactions, and many different chemical reaction catalyzed in cytoplasm collectively are known as मेटाबॉलिज्म. ओके, सो काफ़ी सारी जो रिएक्शंस हो रही हैं उन सबको मिला करके हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. Without water, the component of these reactions could not move and come together on active sites of enzyme. Therefore, water is the medium for metabolism. So, metabolism में काफ़ी important role है water as a solvent का. अब आ जाते हैं हम ट्रांसपोर्ट पे. तो हम सबसे पहले देख रहे हैं प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो दो तरह से काम करता है. सो वाटर और जो मिनरल आयंस हैं उनका ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम सैप की हेल्प से, और जो सुक्रोज और जो दूसरी प्रोडक्ट्स बनते हैं फोटोसिंथेसिस की वजह से वो ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम सिप. राइट. सो सबसे पहले जो फोटोसिंथेसिस होता है उससे एक्चुअली क्या प्रोड्यूस होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं. सो अब सपोज ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल लीफ के सेल्स के अंदर प्रोड्यूस हो गए. ग्लूकोज एज सच ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता. सो ग्लूकोज की बहुत सारे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लूकोज ग्लूकोज इस तरह से चेन बन जाएगा, और ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल बनेगा इसको क्या कहते हैं, सुक्रोज. सो सबसे पहले ग्लूकोज के सारे मॉलिक्यूल्स इस तरह से लीनियर चेन्स बनाएंगे, सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये जो सुक्रोज है इसको फिर फ्लोएम सैप के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. क्योंकि ग्लूकोज का प्रोडक्शन जो फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ हो रहा है, प्लांट की लीफ के अंदर हो रहा है. अब लीफ से प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर वो जो पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट है उसको पहुंचाना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे वापस से उसका ब्रेकडाउन होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और प्लांट की डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में वो एनर्जी यूटिलाइज होगी. सो इस तरह से प्लांट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम दोनों काम करते हैं. ठीक है. जाइलम सैप वाटर मॉलिक्यूल्स और साथ में मिनरल आयंस को ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि फ्लोएम सैप के अंदर मेजरली वाटर के साथ में सुक्रोज और फोटोसिंथेसिस की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बेसिकली यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है. अब आ जाते हैं एनिमल्स पे. सो ब्लड ट्रांसपोर्ट्स डाइवर्स रेंज ऑफ सब्सटेंसेस. सो ब्लड से क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है, सोडियम क्लोराइड इन आयोनिक कंपाउंड्स दैट आर फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर. सो ब्लड के अंदर भी मेजर जो सॉल्वेंट है वो क्या है, वाटर है. सोडियम और जो क्लोराइड आयंस हैं ये आराम से उसके अंदर डिजॉल्व होंगे, क्योंकि कैसे हैं, हाइड्रोफिलिक हैं, आराम से पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज हैं. तो ब्लड जो पर्टिकुलर साइटोप्लाज्म है या जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें आराम से मूव कर सकते हैं. सो ट्रांसपोर्ट थ्रू ब्लड इज इजी. ब्लड का जो प्लाज्मा है उसके अंदर आराम से डिजॉल्व होके जाएंगे. नेक्स्ट इज अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड्स हर तरह के हो सकते हैं. उनके ऊपर बेसिकली जो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होता है. सो ये सपोज एक अमाइनो एसिड है, तो इसके ऊपर क्या क्या ग्रुप्स अटैच रहते हैं. इसके ऊपर एक तो रहेगा COOH, एक होता है इसके ऊपर NH3. तो ये तो रहता ही है, साथ में इस पे एक R ग्रुप अटैच रहता है. ठीक है. सो यहाँ पे ये CC ये बॉन्ड है. अब यहाँ पर डिपेंड करता है R ग्रुप क्या है, बिकॉज यहाँ पे ये वाला जो ग्रुप है ये क्या है, ये जो है NH3 ग्रुप, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, और जो COO है इसके ऊपर अगर ये हाइड्रोजन लूज कर दे तो बेसिकली नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा. तो यहाँ तक तो चार्ज बैलेंस है. लेकिन जो R ग्रुप है वो R ग्रुप वेरी करता रहता है इन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के अंदर, अमाइनो एसिड्स में. अगर ये R ग्रुप पॉजिटिवली चार्ज है तो ओवरऑल चार्ज जो इस अमाइनो एसिड पे होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा. अगर ये R ग्रुप नेगेटिवली चार्ज है तो पूरा अमाइनो एसिड के ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये जो दोनों चार्जेस हैं एक दूसरे को इक्वली कैंसिल आउट कर देते हैं. तो अभी तक न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं होगा ओवरऑल. अब ये R ग्रुप ही डिसाइड करेगा अगर R ग्रुप कैसा है, हाइड्रोफोबिक है या नॉन पोलार है, ठीक है, या फिर हाइड्रोफोबिक है.
तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो ओवरऑल अमाइनो एसिड है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा और वो हाइड्रोफोबिक बन जाएगा अमाइनो एसिड। सो डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ अमाइनो एसिड उसका जो डिसॉल्विंग पावर है वो टोटली डिपेंड करता है। अमाइनो एसिड के पास कौन कौन से चार्जेस होते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। सो इसकी वजह से ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। नाउ इनकी सॉल्युबिलिटी वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन वेरिएबल पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल विच इज हाइड्रोफिलिक इन सम अमाइनो एसिड्स, हाइड्रोफोबिक इन अदर्स। अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है या पोलार है तो कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक होगा, आर ग्रुप। अगर वो हाइड्रोफोबिक है, आर ग्रुप अगर हाइड्रोफोबिक है तो उस कंडीशन में जो ओवरऑल अमाइनो एसिड है वो उसके ऊपर जो हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज वर्क करेंगी। लेकिन फिर भी सभी अमाइनो एसिड सॉल्युबल इनफ होते हैं टू कैरी डिसॉल्व इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इतना वो डिसॉल्विंग पावर रखते हैं प्लाज्मा के अंदर, ठीक है, कि वो कैरी अवे उनको, उनका ट्रांसपोर्ट आराम से हो सके। अब आ जाते हैं ग्लूकोज पे। सो सबसे पहले हमने समझा सोडियम क्लोराइड आयंस को, फिर अमाइनो एसिड्स को, नाउ वी हैव कम टू ग्लूकोज। ग्लूकोज एक पोलार मॉलिक्यूल है। अगर पोलार मॉलिक्यूल है तो बहुत आराम से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। सो इट इज फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर एंड इज कैरिड अवे इन प्लाज्मा। अब आ जाते हैं ऑक्सीजन पे। सो ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। सो ऑक्सीजन इस तरह का एक मॉलिक्यूल है O2, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। सो ये बेसिकली क्या है, इनर्ट है, यू कैन से इट इज नॉन पोलर। लेकिन क्योंकि बहुत ही छोटा सा मॉलिक्यूल है तो इजीली जो है ब्लड के जो प्लाज्मा है उसके साथ में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। सो स्मॉल साइज ऑफ दिस मॉलिक्यूल अलाउज इट टू डिसॉल्व इन वाटर स्पेरिंगली। अच्छे से डिसॉल्व नहीं होगा बट स्टिल जो वो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कैरी अवे हो जाएगा। वाटर बिकम सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन। बहुत जल्दी वाटर जो है वो सैचुरेट हो जाता है ऑक्सीजन से एट रिलेटिवली लो कॉन्सेंट्रेशन। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो उस कंडीशन में जो सैचुरेशन है वो और जल्दी आ जाएगा। मतलब अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वाटर का ऑक्सीजन को कैरी करने का कैपेसिटी और भी कम हो जाता है। अगर लो टेम्परेचर है तो उस कंडीशन में वाटर का ऑक्सीजन को रिटेन करने का कैपेसिटी थोड़ा बढ़ जाता है। सो अगर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे देख रहे हैं तो ज़्यादा ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिजॉल्व रहेगा कंपेयर टू 37 डिग्री, यहाँ पर कम ऑक्सीजन वाटर के अंदर मिलेगा। सो ब्लड प्लाज्मा जो है ज़्यादा सफिशिएंटली या एफिशिएंटली वी कैन से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता है एरोबिक सेल रेस्पिरेशन के लिए जितना अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए। इसीलिए रेड ब्लड सेल्स के पास में क्या होता है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं। हर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल पे 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड कर सकते हैं। सो हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग की वजह से जो ब्लड में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा टाइम्स इंक्रीज हो जाती है और सेल्स को जितना ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए उतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो पाता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। अदरवाइज अगर डायरेक्टली ब्लड का जो सीरम या ब्लड के थ्रू डायरेक्टली अगर ट्रांसपोर्ट डिजॉल्व होकर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है तो उतना सफिशिएंट अमाउंट में ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा जितना कि रेस्पिरेशन के लिए सेल्स को रिक्वायर्ड है। अब आ जाते हैं फैट मॉलिक्यूल्स पे। फैट मॉलिक्यूल्स आर एंटायरली नॉन पोलर एंड लार्जर देन ऑक्सीजन, सो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर के अंदर फैट मॉलिक्यूल सॉल्युबल नहीं होते तो ये क्या करते हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर छोटे छोटे इस तरह से क्लम्प्स बना लेते हैं और क्लम्प्स के अंदर बेसिकली ट्रांसपोर्ट होते हैं। सो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल जो है आपस में क्लम्प कर लेते हैं। So they tend to coalesce and to form large droplets in blood. To prevent this, small fat droplets are coated in single layer of phospholipid. Phospholipid molecules are hydrophilic at one end and hydrophobic at the other. This means that they can prevent contact between water and fat, allowing the small fat droplets to remain suspended in blood plasma while being transported around the body. So this is how the fat molecules are basically ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ फैट ड्रॉपलेट्स और ये बेसिकली ब्लड प्लाज्मा के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। सो सिंगल फैट मॉलिक्यूल्स डिस्पर्स नहीं मिलेंगे ब्लड के अंदर, हमेशा वो क्लम्प्ड फॉर्म के अंदर ही देखने को मिलेंगे। अब आ जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनिमल्स इन एक्वाटिक हैबिटेट्स। अब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर है वो जो भी पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं उनके अंदर क्या प्रॉपर्टीज हैं जो एक्ट करती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड बायोन्सी। बायोन्सी वो पर्टिकुलर फोर्स है जो कि
पानी के ऊपर की तरफ वापस, अगर कोई चीज़ पानी के अंदर हमने धकेल दी है ज़बरदस्ती, तो उसको वापस पानी के सरफेस पे वो फेंकेगा। सपोज दिस इज वाटर सरफेस, अगर एक एयर फिल्ड बॉल है, इसको अगर मैं नीचे की तरफ ऊपर से यहाँ पुश कर रही हूँ, और अगर ये थोड़ा सा इस तरह से नीचे चला गया है, यहाँ पर आ गया है बॉल, तो अब उतना ही जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है उतनी ही फोर्स के साथ वापस जो वाटर है इसको ऊपर की तरफ फेंकेगा और सरफेस पे वापस ला देगा। अब ये डिपेंड करता है कि वाटर से इस सब्सटेंस की या जो भी पर्टिकुलर चीज़ हमने अंदर पुश की है उसकी डेंसिटी क्या है। अगर वाटर से इस पर्टिकुलर की जो पर्टिकुलर डेंसिटी वो बहुत ही कम है, जैसे कि इस बॉल के अंदर एयर फिल्ड है तो इसकी तो डेंसिटी बहुत ही कम है, तो ये बहुत ज़्यादा स्पीड से इसको ऊपर फेंकेगा। वहीं अगर ये एक आयरन का बॉल है और इसको अगर मैं पानी के ऊपर छोड़ देती हूँ, तो क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू वाटर, तो वो वाटर की हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करते हुए सिंक हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। राइट, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि बायोंसी क्या है और किस तरह से ये काम करती है। So when an object is immersed in a fluid, the fluid exerts upward force on the object. This force is equal to the weight of the fluid displaced by the object. इसी को buoyancy कहा जाता है. If the density of object is lower than density of the fluid, the force acting on the object due to buoyancy will be greater than the force due to gravity. Gravity से भी ज़्यादा होगी, और अगर एयर फिल्ड बॉल है तो बहुत स्पीड से इसको ये वापस ऊपर की तरफ फेंक देगा। वहीं अगर if the density of object is higher, the buoyancy will be less and the gravity will be less than the gravity and the object will sink. Just like अगर ये एक लोहे का बॉल है तो उस कंडीशन में ये नीचे सिंक हो जाएगा। The densities of living tissue is quite variable. For example, बोन जो है वो डेंस होती है वाटर से, ठीक है, लेकिन लंग टिश्यू जो है और जो एडिपोज टिश्यू होते हैं फॉर फैट स्टोरेज, ये इन दोनों की डेंसिटी वाटर से काफ़ी कम है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ओवरऑल डेंसिटी है वो वाटर के काफ़ी क्लोज होता है, और इसी वजह से ये इजी बना देता है जो भी वाटर में रहने वाले पर्टिकुलर एनिमल्स हैं उनके लिए, कि उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज नहीं करनी पड़ती फ्लोट करने के लिए एट अ पर्टिकुलर डेप्थ। सो पर्टिकुलरली जैसे जो मरीन एनिमल्स हैं उनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। Bony fish have air-filled swim bladder which they use to control their overall density. बोनी फिश के पास में एयर फिल्ड स्विम ब्लैडर है, तो उसमें बेसिकली वो उतनी एयर फिल्ड करके रखेगा जिस हाइट पे उसको स्विम करना है। अगर काफ़ी ऊपर रहना है तो ज़्यादा एयर रखेगा, अगर उसको डीप जाना है तो थोड़ी सी एयर वो रिलीज कर देगी बोनी फिश, तो वो ज़्यादा डेप्थ में जा पाएगी। दिस इज़ हाउ दे एक्चुअली रेगुलेट देयर हाइट, कि किस हाइट पे एक्चुअली उनको स्विम करना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, साइनोबैक्टीरिया हैव गैस वेसिकल्स। साइनोबैक्टीरिया के पास भी गैस वेसिकल्स है। अगर सपोज कम लाइट, जैसे ये सी सरफेस है, यहाँ पे जो सनलाइट है वो फॉल कर रही है, अगर सपोज सनलाइट बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत सफिशिएंट है, तो ये साइनोबैक्टीरिया जो गैस वेसिकल्स इनके अंदर है उसमें गैस थोड़ी कम हो जाएगी, वो थोड़े नीचे चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा हो जाएगी। और अगर सपोज सनलाइट जो है कम फॉल कर रही है तो उसके अंदर जो गैसेस है उसका अमाउंट इंक्रीज कर लेंगे साइनोबैक्टीरिया, और इसकी वजह से ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे सरफेस के पास टू गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सनलाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो इस तरह से साइनोबैक्टीरिया के पास ये गैस वेसिकल्स हैं जिसके अंदर जो गैस का अमाउंट है वो रेगुलेट करते हैं, अपनी एडजस्ट कर लेते हैं कि किस हाइट पे उनको फ्लोट करना है या सरफेस पे फ्लोट करना है, सरफेस के कितने पास फ्लोट करना है। एयर इज मच लेस डेंस देन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्रोवाइड नेग्लिजिबल अमाउंट्स ऑफ बायोन्सी। सो एयर काफ़ी ज़्यादा कम डेंस है वाटर के कंपैरिजन में, तो वहाँ पे बेसिकली बायोन्सी जो है वहाँ पे इतनी नहीं मिलेगी क्योंकि उसका जो डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। ऑर्गेनिजम्स देयरफॉर हैव टू जनरेट लिफ्ट टू स्टे एयरबॉर्न। तो भाई इसलिए उनको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, एयरबॉर्न मतलब हवा में रहने के लिए। जो उड़ने वाले बर्ड्स हैं उनको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, जबकि कंपेयर टू उन बर्ड्स के जो कि पानी के सरफेस पे स्विम करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज विस्कोसिटी। इन सिंपल टर्म्स, viscosity is the stickiness of a fluid which determines how easily it can flow. सो विस्कोसिटी बेसिकली स्टिकीनेस है एक फ्लूइड की, जो कि डिटरमाइन करती है कितना इजीली जो है वो फ्लो कर सकता है। सो विस्कोसिटी का मतलब हो गया कि कितने जो बॉन्डिंग है, सपोज कोई भी एक सॉल्वेंट ले लेते हैं हम,
उसके अंदर कितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है उन मॉलिक्यूल्स की आपस में, वो उसकी विस्कोसिटी को डिसाइड करती है। एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाटर है, वाटर के अंदर सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। अब बेसिकली वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं, सो एक वाटर मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है। सो इसके अंदर विस्कोसिटी रहती है, ठीक है। इसके अंदर से जो भी कुछ मॉलिक्यूल या कोई भी चीज़ अगर पास होती है वाटर के अंदर, जैसे स्विम करते हुए आप जाते हो तो सामने से आपको एक फ्रिक्शन फील होगा। जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी वो फ्रिक्शन उतना ज़्यादा होगा। अब ये तो हमने वाटर का एग्जाम्पल ले लिया। अब सपोज मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ हनी का। हनी को जब हम देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है। रीज़न बीइंग उसमें इतनी तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हैं और उसमें आपस में सबके सब कैसे हैं, पोलर हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे से ज़्यादा चिपके रहते हैं, उनके थ्रू किसी भी चीज़ को अगर पास करना है तो बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा। तो वहाँ पर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी इन हनी व्हेन कंपेयर टू वाटर। सो अगर हनी के थ्रू किसी चीज़ को पास करवाना है तो उसमें हमें ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ेगी, जबकि कंपेयर टू वाटर के थ्रू अगर किसी भी चीज़ को पास करवाना है। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस in the viscosities. So let's understand here. Organic solvents such as propanol have low viscosity, whereas triacal has high viscosity. Viscosity is due to internal friction caused when one part of a fluid moves relative to another part. For example, a fluid flows through a tube. Suppose एक ट्यूब है, इसके थ्रू अगर हम एक फ्लूइड को पास करवा रहे हैं तो ये जो सरफेस है, ठीक है, यहाँ पर जो मूवमेंट होगा वो स्लो होगा फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि सरफेस के साथ में सपोज वाटर पास करवा रहे हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को वापस ब्रेक करके आगे पानी पास होगा, लेकिन जो सेंटर से जो वाटर जा रहा होगा वो ज़्यादा स्पीड से जाएगा कंपेयर टू द आउटर एजेस। So this is how the friction is actually working, and this shows the viscosity. Okay, so the velocity is greater in the center of the tube than the edges. So there's internal friction. तो इन दोनों फ्लूइड्स के बीच में, क्योंकि ये वाला धीरे बह रहा है और ये बीच वाला फास्ट बह रहा है, तो आपस में इन मॉलिक्यूल्स में भी फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से उतनी स्पीड से पानी नहीं बह पा रहा है जितनी से एक्चुअली वो जा सकता है। So the more viscous fluid, the greater friction and resistance to flow. अब सपोज इसी पाइप से अगर हमें हनी पास करवाना है तो क्या वो उतनी स्पीड से जा पाएगा, चाहे आप पीछे से प्रेशर भी लगा रहे हो, जितनी स्पीड से वाटर जा रहा है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ द हायर विस्कोसिटी ऑफ हनी। Now, pure water has high viscosity than organic solvents because hydrogen bonds cause internal friction. ओके, सोल्यूट्स इंक्रीज द विस्कोसिटी इवन फर्दर। सोल्यूट्स अगर हमने मिला दिए उसके अंदर वाटर में तो वो उसकी विस्कोसिटी को और ज़्यादा बढ़ा देंगे, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड्स और ज़्यादा बन रहे हैं। सो ब्लड डज नॉट फ्लो एज इजीली एज वाटर। सो इसी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो वाटर जितना ईजी नहीं होता। प्योर वाटर ज़्यादा स्पीड से पास कर सकता है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को कंपेयर टू द ब्लड। सी वाटर हैज़ हायर विस्कोसिटी देन फ्रेश वाटर बिकॉज ऑफ द डिजॉल्व सॉल्ट्स। सो सी वाटर में भी सॉल्ट्स डिजॉल्व रहते हैं, विथ कॉन्सिक्वेंस फॉर ऑर्गेनिज्म दैट स्विम इन इट। सो जो भी ऑर्गेनिज्म सी वाटर के अंदर स्विम कर रहे हैं उन्हें अगर एक फ्रेश वाटर एनिमल से कंपेयर करें तो सी वाटर वालों को ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है टू स्विम थ्रू दैट सी वाटर। द विस्कोसिटी ऑफ एयर इज 50 टाइम्स स्मॉलर, मतलब यहाँ पे इतना कम फ्रिक्शन लगता है कंपेयर टू द वाटर एट द सेम टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पे। So coming to the next property, that is thermal conductivity. The rate at which heat passes through a material is known as thermal conductivity. Water की काफ़ी high thermal conductivity होती है, ठीक है। फैट्स एंड ऑयल्स की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो वाटर से 25% ही है। अगर सपोज वाटर की 100% थर्मल कंडक्टिविटी मानते हैं तो इन ऑयल्स और फैट्स की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो 25% ही है। इसीलिए इनको इंसुलेटर की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। और जो वाटर की है, सॉरी एयर की है, वो 5% ही है थर्मल कंडक्टिविटी व्हेन कंपेयर टू वाटर। So these materials are therefore used as heat insulators. On the other hand, aquatic warm-blooded animals at much greater risk of loss of body heat than land-based warm-blooded animals. So भाई aquatic warm-blooded animals अपनी हीट बहुत जल्दी क्यों लूज कर देते हैं? बिकॉज सपोज ये एक बर्ड है, एक वार्म ब्लडेड बर्ड है,
तो अब इसकी जो बॉडी हीट है, अब सपोज अगर वाटर ठंडा है, अगर सपोज इसको, इस बर्ड को 37 डिग्री सेल्सियस अपना जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रखना है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स का मतलब है वो एनर्जी स्पेंड करते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए, so they are called as warm blooded animals. So now suppose this bird, it is living in water, so इस कंडीशन में अब सपोज वाटर का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है, इसको बर्ड को मेंटेन करना है अपना बॉडी टेम्परेचर 37, बट स्टिल जैसे ही ये पानी के अंदर जाएगा, बिकॉज वाटर इज अ कंडक्टर, इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो ये फटाफट जो इस बर्ड का बॉडी टेम्परेचर है उसको डाउन लेता जाएगा, डाउन कर देगा, जिससे कि इसकी जो बॉडी हीट है वो लूज हो जाएगी और इसको और एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी अपने टेम्परेचर को 37 डिग्रीज पे लाने के लिए। सो इसकी बजाय कंपैरेटिवली जो भी लैंड पे रहने वाले एनिमल्स हैं, उनको, वार्म ब्लडेड एनिमल्स को इस तरह का रिस्क जो है उससे वो बचे रहते हैं। Water is useful when there is a need to absorb and transfer heat. For example, the higher water content of blood allows it to carry heat from parts of the body where it is generated, such as contracting muscles, to the parts that need more heat, to the parts that are able to dissipate excess heat to the environment. Okay, so this is how it actually works. Now let's come to specific heat. The heat required to raise the temperature of 1 gram of material by 1 degree Celsius, its specific heat active capacity. The specific heat capacity of water is 4.18 joules per gram per kg, or for air the value is only 1.01 joules per gram per kg. So this is how the heat required. So किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर, जो कि 1 ग्राम हमने कोई भी मटेरियल लिया है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी भी हीट की रिक्वायरमेंट है वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है, अलग अलग जो मटेरियल्स हैं उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है। सो जो वाटर की है दैट इज 4.18 जूल्स। सो इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, जबकि एयर की काफ़ी कम वैल्यू है क्योंकि ये बहुत ही कम डेंस, इसकी डेंसिटी बहुत ही कम है। तो एयर, अगर हमको 1 ग्राम ऑफ एयर अगर हमने लिया है, इसका टेम्परेचर अगर हमें सपोज 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो इतनी ही एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। So water has a high specific heat capacity because hydrogen bonds resist molecular motion. हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हुए हैं तो हीट जो है वो फटाफट से ट्रांसपोर्ट जो है उतना जल्दी नहीं हो पाएगी, बिकॉज मॉलिक्यूलर मोशन को ये रेस्ट्रिक्ट करता है। For the temperature of water to increase, the hydrogen bonds must be broken and energy is needed to do this. सो ये भी एक रीज़न है। अगर उसको कूल डाउन करना है, अगर हॉट वाटर है उसको कूल डाउन करना है, तो अगेन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी उस वाटर को लूज करनी पड़ेगी। सो इसी वजह से जो टेम्परेचर है वाटर का, इट रिमेन्स रिलेटिवली स्टेबल। सो अगर हम एक लार्ज पॉन्ड ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर वाटर का टेम्परेचर इतनी जल्दी से इंक्रीज नहीं होगा। सो जो अभी हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था, वार्म ब्लडेड एनिमल्स के लिए एक प्रॉब्लम है कि वो जल्दी से वाटर के अंदर अपना जो बॉडी टेम्परेचर है उसको लूज करेंगे, उसको वापस से मेंटेन करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर एडवर्स कंडीशन है, बहुत तेज़ गर्मी है, तो इस कंडीशन में इन एनिमल्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि वाटर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा चेंज नहीं होगा। अगर सपोज बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच गया है और वाटर का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। अगर पहले सपोज वो 30 था तो अब वो 32 हो जाएगा, इतना ही चेंज होगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा। हम यहाँ पे बड़ी वाटर बॉडीज़ की बात कर रहे हैं। ओके, सो इस तरह से जो वाटर वाले जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनके लिए एक तरह से बेनिफिट है। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनको वो 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही टॉलरेट करना पड़ेगा, जबकि जो एक्वाटिक वाले हैं उनके लिए एक काफ़ी स्टेबल टेरेस्ट्रियल, एक काफ़ी स्टेबल एक्वाटिक हैबिटेट जो है वो वाटर मेंटेन करके रखेगा। ओके, so the high specific heat capacity of water also help birds and mammals, which are mostly composed of water, to maintain constant body temperature. So now coming to physical properties of air and water. So difference between physical properties of air and water have major consequences for organisms living in different habitat. So यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले रहे हैं। वन इज रिंग्ड सील अ मैमल एंड आर्कटिक और ब्लैक थ्रोटेड लून अ बर्ड।
सो एक बर्ड और एक मैमल के बीच में हम कंपैरिजन देख रहे हैं। दोनों का मॉडरेट साइज है और बेसिकली ओवरलैपिंग हैबिटेट, मतलब एक जैसे से हैबिटेट्स हैं उनके, और ज़्यादातर वो जो टाइम है अपना वो स्पेंड करते हैं ऑन लैंड रियरिंग देयर यंग्स एंड वाटर फॉरेजिंग फॉर फूड। मतलब लैंड पे अपने यंग वंस को पालते हैं और वाटर फॉरेजिंग के लिए, मतलब फूड के लिए वाटर के अंदर जाते हैं। हाउएवर द आर्कटिक लून फ्लाइज विद अ रिंग्ड सील स्पेंड्स मोर टाइम सबमर्ज्ड इन द वाटर। सो जो आर्कटिक लून है वो ज़्यादातर फ्लाई करने में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, पानी के ऊपर फ्लाई करते करते वो जो है अपना खाना ढूंढता है, जबकि जो रिंग सील है वो सबमर्ज रहता है, पानी के अंदर स्विम करते हुए अपना फूड ढूंढता है। अब दोनों के अंदर एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है पानी के अंदर मूव करते हुए उसके अंदर काफ़ी डिफरेंसेस हैं ड्यू टू डिफरेंसेस इन बायोन्सी एंड विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। सो जो एयर के अंदर उड़ रहा है एयर काफ़ी कम डेंस है, तो ये कम बायोन्सी देगा जो भी उड़ने वाला बर्ड है उसको, लेकिन इसको ज़्यादा एनर्जी अपनी स्पेंड करनी पड़ेगी ऊपर उड़ते रहने के लिए कंपैरेटिवली। जो रिंग सील है अगर वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है तो उसको कम एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ रही है, लेकिन जब ये वाटर के अंदर डीप वाटर के अंदर जाएगा और स्विम करेगा तो उसको ज़्यादा जो वाटर रेजिस्टेंस है या जो विस्कोसिटी है वाटर की उसको उसको क्रॉस करने के लिए वाटर को ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी। तो दोनों ही बातें हैं, ठीक है। सो देर इज अबाउट 800 टाइम्स मोर ड्रैग ऑन द बॉडी मूविंग थ्रू वाटर देन थ्रू एयर एट द सेम वेलोसिटी। तो 800 टाइम्स ज़्यादा उसको बेसिकली अपनी बॉडी को ड्रैग करना पड़ेगा मूविंग थ्रू वाटर देन थ्रू द एयर एट द सेम वेलोसिटी। सो ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। Water has great thermal conductivity than air, so it conducts heat away from the bodies of submerged animals, while air acts as an insulator. It is therefore easier for a loon in the air to maintain a temperature above that of environment that is in the ring seal in water. So इसको अपना body temperature maintain करने में help मिलेगी, जबकि जो seal है अगर water ज़्यादा ठंडा है तो इसको constantly अपनी body को वापस से warm करने के लिए energy produce करनी पड़ेगी। At the same time, water has high specific heat capacity, so it resists changes in temperature. So ये दूसरी तरह से अगर बाहर जो थर्मल एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा गर्म है तो उस कंडीशन में इस सील को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि वाटर का टेम्परेचर इतना चेंज नहीं होगा, जबकि जो बर्ड हवा में उड़ रहा है उसको ज़्यादा गर्मी सहन करनी पड़ेगी। सो दस वाटर प्रोवाइड्स अ मोर स्टेबल थर्मल एनवायरनमेंट फॉर द सील देन एयर डज फॉर द लून। सो दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें हैं डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ क्लाइमेट और द टेम्परेचर ऑफ द पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो आई थिंक दैट इज ऑल फॉर टुडेज सेशन एंड आई होप अच्छे से सभी जो एस्पेक्ट्स हमने डिस्कस किए हैं आप लोगों को समझ आ गए हैं। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन एंड अगर कोई भी डाउट्स हों तो यू कैन आस्क, यू कैन कमेंट एंड we will discuss it further, or we can schedule a doubt session in which I'll clear your doubts.